तो देखो ठीक, लास्ट क्लास में हमने जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसके वॉल्यूम तथा उसके जो लैटिस कांस्टेंट या लैटिस वेक्टर्स या प्रिमिटिव वेक्टर्स जो होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब देखो इसके अंदर जो नॉर्मली एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, देखो इसके अंदर लैटिस वेक्टर के अंदर एक तो आप लोगों को ए स्टार नॉट ए वेक्टर के बारे में पूछ सकता है। दूसरी चीज इसमें जो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि आपके पास में तीन प्रकार के क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एक तो सिंपल क्यूबिक, एक बीसीसी और तीसरी आपके पास में एचसीसी। तो इन दोनों की ये जो ये तीनों के तीनों इन तीनों की रेसिप्रोकल लैटिस क्या होगा? मतलब अगर आप इन सबके तलों के अनुदिश आप क्या करोगे, तीनों ही अक्षों के अनुदिश आप क्या करोगे, तीन टाइप के स्ट्रक्चर के लिए रेसिप्रोकल लैटिस बनाना चाहते, क्योंकि देखो पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स मिलके रेसिप्रोकल के भी जो रेसिप्रोकल पॉइंट्स है वो भी मिलके एक प्रकार से एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तीनों के तीनों तल है ना, या तीनों के तीनों क्रिस्टल है, इन तीनों क्रिस्टलों के तल की सहायता से आपको वापस रेसिप्रोकल के रूप में कौन सी लैटिस मिलेगी वो आपको पता करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है सिंपल क्यूबिक से तो क्या मिलेगी, सिंपल क्यूबिक की रेसिप्रोकल लैटिस बनाओगे, मतलब आप सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की रेसिप्रोकल लैटिस लेते हो तो उसकी भी स्ट्रक्चर जो है रेसिप्रोकल लैटिस की स्ट्रक्चर पे क्या आएगी, आपकी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ही आएगी। दूसरी उसके बाद बीसीसी की लोगे तो वो क्या आएगी, आपकी एफसीसी, तथा एफसीसी की लोगे तो वो क्या आएगी, बीसीसी आएगी। अब देखो सबसे पहले तो मैं ये देखो कि देखो ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है बीसीसी और एफसीसी। मतलब आप बीसीसी के आपको क्या है लैटिस वेक्टर्स मालूम है तो आपको क्या आप उससे ए स्टार वाले बी स्टार और सी स्टार वाले फॉर्मूले से किसका मान ये पता कर सकते हो कि आपके पास में जो लैटिस है वो कौन सी लैटिस है, एफसीसी लैटिस है। अब देखो व्युत्क्रम पता करना है, ठीक है ना, सीधा सा व्युत्क्रम मतलब ए स्टार जो है वो क्या होगा, इस ए के व्युत्क्रम के बराबर आएगा, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि रेसिप्रोकल लैटिस जो है तीनों अक्षरों के अंदर जो ये रेसिप्रोकल लैटिस है वो क्या होगा, जैसे आप एससी बीसीसी और एफसीसी के इन तीनों के आप क्या लिखोगे, तीनों पर्टिकुलर एक्सेस के सापेक्ष या तीन अक्षरों के सापेक्ष जो पर्टिकुलर तल है उनके लिए आप क्या लिखोगे, लैटिस वेक्टर्स का मान लिखोगे। तो उस कंडीशन के अंदर उन लैटिस वेक्टर के मान से आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्टार बी स्टार और सी स्टार का मान ज्ञात करना पड़ेगा। जब ए स्टार बी स्टार सी स्टार का मान ज्ञात कर लोगे उसके पश्चात उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी एबीसी, मतलब ये तीनों ही ऐसी बीसीसी और एफसीसी इन तीनों के एबीसी से आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों के अलग अलग ए स्टार बी स्टार सी स्टार का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हमें ये पता चलेगा कि आपकी जो लैटिस है वो कौन सी लैटिस है, या फिर जो आपको ए स्टार बी स्टार सी स्टार की वैल्यू मिली है वो कौन सी लैटिस की जो है लैटिस कांस्टेंट्स है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैं आपको पहले तो उनका इन तीनों के सिंपल क्यूबिक और बीसीसी और एफसीसी के लैटिस वेक्टर्स जो है प्रिमिटिव वेक्टर्स है वो लिखवा देता हूं। देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखते थे, बीसीसी लिखते थे, क्योंकि सिंपल क्यूबिक के अंदर तो आपको मालूम है तीनों ही तल जो है, तीन तल जो आपके एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के लिए है वो तीनों के तीनों आपको मालूम होगा कि जो ए वेक्टर है ए डैश वेक्टर वो किस जगह पे होगा, ए आई कैप, मतलब किस डायरेक्शन के अंदर, ए आई आई कैप डायरेक्शन के अंदर जिसकी स्टेशन के ऊपर ए कैप के ऊपर होगा, ठीक है। बी डैश वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ए जे कैप होगा, और सी डैश वेक्टर जो होगा वो किसके ऊपर होगा, ए के कैप, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर। अब उसके बाद आपकी बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या पड़ेगा करना पड़ेगा, सेंटर वाले एटम को आप क्या कर सकते हो, मूल बिंदु पे मानकर क्या कर सकते हो, इसे आप क्या ज्ञात कर सकते हो, तीनों ही लैटिस वेक्टर्स को ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। सेंटर वाले पॉइंट को अगर आप क्या करते हो मूल बिंदु मानते हो तो उस कंडीशन में जो ये तीन तल होते हैं एक्स वाई जेड वाले उनके लिए जो लैटिस कांस्टेंट्स निकलते हैं तीन पर्टिकुलर अक्षरों के लिए उनका मान क्या होगा, ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू a by 2 I cap plus j cap minus k cap। अब b डैश वेक्टर जो होगा वो क्या होगा आपकी a by 2 minus I cap plus j cap plus k cap। c डैश वेक्टर जो होगा वो क्या होगा a by 2 उस टाइम I cap minus j cap plus k cap के बराबर है, ठीक है। अब देखो बीसीसी के अंदर आ गया क्योंकि सेंटर वाला एटम जो है वो सभी तलों के लिए उसी डिस्टेंस मतलब उसी जगह पर उपस्थित होगा, तो इसलिए इसमें तीनों डायरेक्शन। अब देखो
बीसीसी के अंदर क्या है, आपके तीनों तलों के अंदर उस सेंटर वाले एटम को लेना होता है, ठीक है ना। उस वजह से आप देखोगे तीनों डायरेक्शन में एकांक सदिश इसके अंदर आते हैं। पर फेस सेंटर के अंदर आप क्या करोगे, फेस सेंटर में आप देखोगे तो एक फेस के अंदर क्या होता है, एक एटम होता है, उसको आप उसके अंदर से अगर आप लिखोगे ना एफसीसी की निर्देशांक, तो उनके अंदर से जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आएगी वो सिर्फ दो अक्षरों के अकॉर्डिंग आएगी, मतलब एक तल के लिए वो क्या की जाएगी, उन यूनिट वेक्टर को लिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। पर यहाँ पे जो सेंटर वाला एटम होता है 3 डायमेंशनली आप देखोगे तीनों अक्षरों के अंदर के लिए लिखा जाएगा, तीनों अक्षों के लिए या तीनों तलों के लिए वो एक ही होगा। लेकिन वहां पे फेस सेंटर में आप देखोगे तीन अलग अलग फेस है तीनों अक्षों के अंदर, तो उन तीनों अक्षों के अंदर जो तीन अलग अलग फेस होंगे उसके सेंटर पॉइंट्स आपको क्या लिखने पड़ते हैं, लैटिस वेक्टर्स को लिखना पड़ता है। इस वजह से वहां पे ओनली फॉर दो यूनिट वेक्टर्स का यूज होता है, और उसके जो लैटिस कांस्टेंट होते हैं एफसीसी की, वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, ए डैश वेक्टर बराबर ए कोष्टक में आई कैप प्लस जी कैप, बी डैश वेक्टर बराबर ए कोष्टक में जे कैप प्लस जे कैप, सी डैश वेक्टर जो होगा वो ए कोष्टक में के कैप प्लस आई कैप के बराबर होता है, ठीक है ना। ये इसके क्या है, ये जो तीनों के अलग अलग तीन अलग अलग आपके पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इन तीन अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए जो लैटिस वेक्टर्स लिए जाते हैं वो लैटिस वेक्टर्स लिए, क्योंकि आप देखो यहाँ पे इसके डायग्राम में आप देखोगे इस सेंटर वाले एटम को क्या करना पड़ेगा, तीन पर्टिकुलर अक्षों के लिए लेना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब एक्स अक्ष और वाई वाले अक्ष और जेड वाले अक्ष के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मूल बिंदु मानकर आपको क्या करना पड़ेगा, तीन पर्टिकुलर अक्ष के अकॉर्डिंग जो ये तल होंगे उनकी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। उस वजह से इसके मान क्या हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएगी। अब देखो उसके बाद में इसमें तो क्या है, इसमें जैसे आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो फेसेस के बीच में एटम आ जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों पर्टिकुलर तल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन लैटिस वेक्टर्स को एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड एक्स के लिए लिखना पड़ेगा, और इसमें जो होगा वो इससे जो है वो दूरी को क्या लिया जाएगा, तीनों अक्षों की सापेक्ष की दूरी को लिया जाएगा, और इसमें कुछ भी नहीं करना होता। अब देखो कि जब आप लोगों को इसके लैटिस वेक्टर्स के बारे में पता चल गया, बीसीसी एफसीसी और सिंपल क्यूबिक के, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इनके रेसिप्रोकल लैटिस का भी व्युत्पन्न कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक वाले क्या करते हैं, देखो ए डैश एक्स एक्स के अनुदिश वाई एक्स के अनुदिश और जेड एक्स के अनुदिश तीनों अक्षों के अनुदिश आपको लैटिस वेक्टर्स मान लो, ठीक है। तो अब इस सिंपल क्यूबिक की जो आपको क्या लिखनी पड़ेगी, रेसिप्रोकल लैटिस लिखनी, तो उसके लिए आपको मालूम होगा कि ए स्टार वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर अपॉन ए डैश वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर से बराबर होगा। अब इसमें क्या है, बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सिंपल सी इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर जे क्रॉस के साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास में ए स्क्वायर आई कैप है और इसके पास में वैल्यू क्या है, ए आई है, तो यहाँ से ये ए स्टार वेक्टर जो है वो क्या आ जाएगा आपके 1 अपॉन ए आई। अब देखो वापस वैल्यू क्या आ रही है, डायरेक्शन अभी भी आई कैप है, पर पहले वाले का ये क्या है, रेसिप्रोकल, मतलब इसी का रेसिप्रोकल है, इसी का व्युत्क्रम है, क्या है कि आपके पास में जो रेसिप्रोकल लैटिस है ये उसका लैटिस वेक्टर, इसका मतलब ए स्टार जैसे 1 अपॉन ए आई कैप है उसी प्रकार से बी स्टार का मान क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए जे कैप, और सी स्टार का मान क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए जे कैप। मतलब तीनों ही डायरेक्शन के अंदर आप देखोगे तो इसका व्युत्क्रम का मान जो है वो किसके, सिंपल क्यूबिक के जो ओरिजिनल जो वास्तविक किसी स्थिति है उसी के लैटिस वेक्टर्स के व्युत्क्रम के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास में ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो क्या होगी, आपकी सिंपल क्यूबिक ही होगी, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन जैसे ये ए स्टार का हमने मान निकाला वैसे बी स्टार और सी स्टार का मान निकाल सकते हो, आपको जो ये इक्वेशन मिलेगी वो 1 अपॉन ए जे कैप और 1 अपॉन ए के कैप के रूप में ही मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद में है
सॉरी। अब उसके बाद में आपकी आ जाती है बीसीसी स्ट्रक्चर। देखो बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए अभी हमने लिखा था ए डैश का मान क्या था आपके, a/2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। बी डैश का मान a/2 माइनस के आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सी डैश का मान a/2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब इसका रेसिप्रोकल लैटिस निकालना है, इसका रेसिप्रोकल लैटिस निकालना है तो आपके पास में रेसिप्रोकल लैटिस के लिए ए स्टार का मान क्या होगा, ए स्टार का मान आपके होगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन ए डैश वेक्टर डॉट इक्वल टू बी वेक्टर डैश वेक्टर इक्वल टू सी डैश वेक्टर। सबसे पहले तो क्या करो, बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मान ज्ञात करेंगे। तो उस कंडीशन में देखो a स्क्वायर बाय 4 कांस्टेंट वैल्यू को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अब अंदर वालों को माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ में आपके आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के साथ में इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो उस कंडीशन में देखो आई क्रॉस आई का मान 0 होता है, तो यहाँ से आई क्रॉस आई का मान 1 0 होगा, जे क्रॉस जे का मान 0 होगा, के क्रॉस के का मान 0 होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में सीधी सी बात है, तीन टर्म्स तो सीधी सी इसमें क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में b डैश वेक्टर क्रॉस c डैश वेक्टर जो है इसका मान क्या आएगा a स्क्वायर बाय 4 क्वेश्चन में 2j कैप प्लस 2k कैप आएगा इसका मान, ठीक है। अब देखो आई और जे अब देखो यहां से वैल्यू जो है b डैश वेक्टर क्रॉस c डैश वेक्टर की क्या होगी a स्क्वायर बाय 2 आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। अब वापस इसका गुणा किसके सामने करो, a डैश वेक्टर के सामने इसका डॉट प्रोडक्ट करो। a डैश वेक्टर के सामने इसका b डैश वेक्टर क्रॉस c डैश वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी a बाय 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट ए स्क्वायर बाय 2 कोष्टक में आई कैप प्लस जे, ठीक है। अब देखो ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी वेक्टर। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या कर दो 0 प्लस के कैप ले दो, क्योंकि के के पास में कोई भी आपके पास में क्या है रिजल्टेंट वैल्यू नहीं है, उसका कोई भी गुणांक के रूप में कोई भी कांस्टेंट या चर राशि के कांस्टेंट वैल्यू के रूप में कोई गुणांक नहीं है, इसलिए उसको 0 के कैप वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी आपके a क्यूब बाय 4 के बराबर आएगी। अब इन दोनों मानों को किस में रख दो, इस समीकरण में रखेंगे। जब इस समीकरण में दोनों मानों को रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी a स्क्वायर बाय 2 क्वेश्चन में आई कैप प्लस जे कैप और a स्क्वायर बाय 4 so a क्यूब बाय 4 ये और इसका मान जो आएगा वो किसके बराबर आएगा a स्टार का मान अपॉन a क्यूब प्लस ये स्टार बना है। ऐसे कैसे सॉल्व करोगे बी स्टार के लिए, तो बी स्टार की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी आपकी बी स्टार बराबर 1 अपॉन a
कोष्टक में जे कैप प्लस के कैप आएगा। ऐसे कैसे सी स्टार का मान जो आएगा वो क्या आएगा 1/8 के कैप प्लस आई कैप। अब देखो ये किसका रेसिप्रोकल है। अभी हमने देखा था कि जो एफसीसी स्ट्रक्चर थी उस एफसीसी के लिए क्या था ए आई कैप प्लस जे कैप और ए जे कैप प्लस के कैप और सी सॉरी ए के कैप प्लस आई कैप, यही वैल्यू थी उनके लैटिस वेक्टर्स की। और ये उन्हीं का क्या है यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी स्टार जो मान निकल रहे ये उन्हीं बीसीसी वाले स्ट्रक्चर के क्या है सॉरी एफसीसी वाले स्ट्रक्चर के जो लैटिस वेक्टर है उनके व्युत्क्रम के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एफसीसी बीसीसी है उसका रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो है लैटिस जो है वो कौन सी होगी आपके एफसीसी होगी। अब देखना ऐसे कैसे क्या है आप क्या कर लेना ये तीनों वेक्टर ले लेना बीसीसी वाले, ठीक है। इन तीनों वेक्टर को लोगे बीसीसी वालों को तो उस कंडीशन के अंदर आप देखना ये ए स्टार बी स्टार सी स्टार के मान निकालोगे तो उस कंडीशन में जो आपको वैल्यू मिलेगी वहां पे वो वैल्यू होगी यहाँ पे उल्टी उनकी उल्टी 1/a के रूप में पीछे की डायरेक्शन, फिर 1/a के रूप में फिर पीछे की डायरेक्शन, फिर 1/a और पीछे की वाली डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये पता चल जाएगा कि जिस प्रकार से आपकी बीसीसी की रेसिप्रोकल एफसीसी होती है उसी प्रकार से एफसीसी की रेसिप्रोकल क्या हो जाएगी बीसीसी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में आगे ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा क्वेश्चन पूछता है कि बीसीसी की रेसिप्रोकल लैटिस एफसीसी होती है सिद्ध कीजिए। 3.5 नंबर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को ये पूरा करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे आती है आपकी HKML को किन कोष्टक को जिन कोष्टक को अगर उनको अलग अलग कोष्टक जो यूज किए जाते हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए उनका यूज क्या होता है। देखो मिलर इंडिसेस क्वेश्चन में सिर्फ इतना से पूछता है कोष्टक के अंदर मिलर इंडिसेस दे देगा और बोल देगा कि ये वाला कोष्टक जो है ये इस इंडिसेस के लिए किस प्रकार के तल को यूज मतलब तल किस चीज को व्यक्त कर रहा है तलों के लिए। तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज है ये समूह को प्रदर्शित कर रही है, फैमिली को प्रदर्शित कर रही है या फिर अलग अलग तल को प्रदर्शित कर रही है या उस तल की डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रही है, इसके बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो नॉर्मल एक क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको ये ध्यान रखना कि जो मिलर अंक है उनको नॉर्मली कितने 4 कोष्टक के द्वारा यूज प्रदर्शित किया जाता है। देखो डायरेक्शन वाला तो आप लोगों को नहीं बताया कहेगा पर जो नॉर्मल स्टार्टिंग के 2 कोष्टक होते हैं वो आपको मालूम होने जरूरी होते हैं। 4 कोष्टक बता दूंगा लेकिन मेनली जो 2 कोष्टक होते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहला कोष्टक जो होता है वो ये वाला होता है HKL। ये HKL जो है ये आपके क्या करता है एक समांतर तल समूह को क्या करता है मतलब 100 जो है वो क्या करेगा या फिर जैसे कि ये HKL की वैल्यू इस कोष्टक के रूप में लिखी हुई है जैसे कि 100 तो इसका जो समांतर तल होगा ना इसके जितने भी समांतर तल होंगे वो सारे के सारे मिलकर क्या करेंगे एक समांतर तल समूह बनाएंगे और ये कोष्टक जो होगा उस पूरे के पूरे समूह को व्यक्त करेगा। सेकंड आता है आपकी HKL मंजिला कोष्टक। इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर आपके पास में जो है समतलों के एक परिवार को क्या किया जाता है व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखो एग्जाम्पल के रूप में आप देखोगे जैसे कि आपके पास में कोई भी तल समांतर तल समूह 100 ठीक है ये तो क्या है समांतर तल समूह है। अगर इसकी फैमिली को लिखना चाहोगे तो उसको किसके रूप में लिखा जाएगा मेरे इस मंजिले कोष्टक के रूप में और इसकी फैमिली में जो आएगी कौन सी मिल आएगी 100 दूसरा इसके अंदर आएगा 1-0-0 1 बार मतलब और नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर तीसरी इसके अंदर मिलेगी 0-1-0 0 1 बार 0 0 0 1 और 0 0 1 मतलब आप ये कह सकते हो कि ये 1-0-0 है इसके फैमिली के अंदर कितने ही इस 3 प्रकार के क्या हो सकते हैं मेंबर हो सकते हैं आपके पास में, ये ध्यान रखना।
क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरीके से पूछा जाता है कि ये जो दो कोष्टक है इन दोनों में से मैंने जो क्वेश्चन पूछेगा वो इन दोनों से पूछेगा। इससे हायर लेवल में और भी दो कोष्टक जो यूज होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो ये वाला कोष्टक होता है बड़ा कोष्टक HKL। इसका इसका यूज होता है वो किसी भी मिलर इंडिसेज जो भी ये दी हुई किसी तल के लिए वो उस तल की क्या करता है डायरेक्शन को बदल करता है। ये आपको क्या करता है, ये क्या करता है, एक तल की दिशा को क्या करता है, को वेट करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट वन जो है वो आपकी क्या है, फोर्थ जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ होता है HKL। और इसका मतलब ये होता है कि ये पूरे तलों के परिवार की डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है कि संगत दिशाओं को वेट करेगा। जैसे कि आपके पास ये समूह है, ये इसका फैमिली है, इस फैमिली की अलग अलग जो संगत आपके पास में जो वैल्यू मिल रही है HKL की, उनकी अलग अलग डायरेक्शन के संगत जो डायरेक्शन होगी तलों के लिए वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी, इस वाले कोष्टक के HKL के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है ना, इसमें तलों के परिवार के संगत दिशाओं को क्या किया जाता है, वो व्यक्त किया जाता है। अब देखो, अब ले रही आपके पास में लास्ट स्ट्रक्चर जो है आपके हेक्सागोनल की स्ट्रक्चर। देखो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, नॉर्मल ये बता दूंगा कि उसमें नॉर्मली आपके पास लेयर्स एटम्स की संख्या क्या होगी और एक उसकी पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बता दूंगा। बाकी लिखा हुआ आपका उसके अंदर भी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें अंदर इसके ऊपर अभी तक तो जहां तक देखा है क्वेश्चन पूछा नहीं है, फिर भी अगर पूछ ले तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ ये मान लेना चाहिए कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। दूसरी चीज इसकी नंबर ऑफ एटम इसके लिए होते हैं। देखो पैकिंग फ्रैक्शन तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की भी आपके एफसीसी के समान 74% होती है, मतलब 74% वो भरा हुआ होगा, उसमें ओनली फॉर 26% क्या होता है, स्थान खाली रहता है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो 6 होते हैं। 6 नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं उनका कारण होता है कि इसमें दो एटम्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, उसके ऊपर और नीचे वाले दो तल जो होते हैं बेस होती है उनके कॉर्नर के मिला के दो एटम मिलते हैं। तीन उसके अंदर जो पिछले स्ट्रक्चर होती है उसके एटम्स होते हैं, और एक जो होता है उसके सेंटर के अंदर जो होती है उस सेंटर वाले पॉइंट के कारण एक एटम आपको इसके अंदर पाया जाता है। देखो इसकी स्ट्रक्चर एससीपी के अंदर कंप्लीट स्ट्रक्चर तो नहीं बनेगी, इस तरीके की इसकी संरचना होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक एटम जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं, इसके पृष्ठ की सेंटर की तो इसका आधा ऐसा यहां से दिया है। अब देखो, अब इसमें क्या है ये ध्यान रखना कि 12 into 1/2 सॉरी 1/6 1 2 3 4 5 और 6 कॉर्नर से आपके पास में कितने एटम्स आएंगे, 2 एटम्स आएंगे। और 2 एटम्स जो आएंगे, सॉरी एक एटम और 2 क्रॉस 1/2 इक्वल्स टू 1, वो क्या आएगा इनके केंद्रों से, जो इनके बीच वाले सेंटर्स है, इन तलों के पृष्ठों के ये जो सेंटर्स है इनके मध्य से क्या आ जाएगा एक एटम, और 3 एटम जो होते हैं वो क्या आते हैं, इसकी जो यूनिट सेल्स होती है एफसीसी टाइप की, इसके अंदर यूनिट सेल्स होती है उससे आते हैं इसके अंदर। डायग्राम बना के देखना इस तरीके की,
यूनिट सेल्स इसमें मिलेगी एक, यहाँ से यहाँ तक अगर डायग्राम देखोगे तो ऐसे, ठीक है ना। इसको थ्री डायमेंशनल फॉर्मेट में देखना है तो जो इमेज एक देखना गूगल के ऊपर उसमें मिलेगी, उसमें आपको क्या होगा थ्री डायमेंशनल फॉर्मेट में इसकी इमेज मिलेगी। नहीं तो मेरे पास होगी तो मैं आपको वो इमेज जो है वो नोट्स के अंदर साथ में सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। थ्री डायमेंशनल आप देखोगे तो इसके अंदर जो यूनिट सेल यूज होती है उस यूनिट सेल के अंदर कितने 3 एटम्स होते हैं टोटली। इसमें एससीपी के जो एटम्स होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, n बराबर 6 होती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप यहां से यहां तक या फिर इसके अंदर हाइट देखोगे इनके बीच की, इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट के बीच की ये हाइट जो होती है ना वो किसके द्वारा, वो उसकी वैल्यू जो होती है √8/3 1 के बराबर है, ये ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। और दूसरी चीज ये सारी की सारी भुजाएं क्या है, इनकी लंबाई इक्वल होती है। जब इक्वल होती है तो उस कंडीशन में ये ध्यान रखना x एक्स और y एक्स के लिए तो जो लैटिस कांस्टेंट होता है उनकी वैल्यू क्या होती है a ही होती है, पर c के लिए जो वैल्यू होती है √8/3 a आती है। वो यहाँ पर एक ट्रायंगल और फिर एक इसके सेंटर पॉइंट से जो ये ट्रायंगल लिए जाते हैं उसकी सहायता से निकाली जाती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना एंगल 30 डिग्री के बनते हैं, वो नोट्स के अंदर मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, अभी इसके अंदर इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना और साथ ही साथ में ये ध्यान रखना कि जो पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं इसका उसका मान क्या आता है 74%, ठीक है ना। और फिर इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है और इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी वाला जो अगर नहीं समझ आएगा लिखे हुए में से तो फिर मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी इसका इतना ज्यादा यूज है नहीं तो इसलिए मैंने इतना बता दिया है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 6 होते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन इसका कितना होता है 74% होता है। आया कैसे नंबर ऑफ एटम्स है इसका ये ध्यान रखना, 3 इसके अंदर जो यूनिट सेल्स होती है उसके नाम होते हैं, बाकी 2 एटम जो होते हैं वो इसके जो आधार वाले जो षटभुज जो होते हैं उनके कॉर्नर से आते हैं, और एक जो होता है वो क्या होता है इन षटभुज के जो केंद्र होते हैं उनके पृष्ठों के ऊपर जो ये एटम्स होते हैं उनकी वजह से एक एटम्स आता है। तो टोटली आपके पास में इसके अंदर कितने होते हैं 6 एटम्स होते हैं और पैकिंग फ्रैक्शन इसका कितना होता है 74% होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम क्या करेंगे सेकंड यूनिट। आपके पास में क्या है जो अलग अलग टाइप के जो क्रिस्टल्स होते हैं जैसे कि आयनिक क्रिस्टल हो गए, सहसंयोजक क्रिस्टल हो गए, उनके लिए जो एनर्जी है वो क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उनकी क्रिस्टल की क्या प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो सेकंड यूनिट है वो लगभग आपके क्या है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, और उसके अंदर जो है एक तो आपके जैसे ही क्रिस्टल के लिए आपके पास में एनर्जी फिनिश हो जाएगी, एनर्जी ज्ञात करना हो जाएगी पूरी, तो उसके बाद में क्या आपके ओसिलेशन एक विमीय एटम्स के लिए और द्विविमीय एटम्स के लिए ओसिलेशन के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अब अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, ठीक है ना। वैसे होनी तो नहीं चाहिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है।